हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी हेल्थ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। मैं हूं डॉक्टर सुरेश कुमार यादव और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट सॉइल। तो बच्चों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज सॉइल, थोड़ी देर बाद इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सॉइल, आखिर हमें सॉइल की जरूरत क्यों है ना। तो बच्चों, अगर आप देखिए, आप आसपास देखेंगे तो बिना सॉइल के हम एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते हैं। क्यों? पहले तो हम उस पर खड़े हैं, ठीक है। थोड़ी देर के लिए आप ये फैक्टर भूल भी जाइए, तो जो हम लोग खाना खा रहे हैं, जो हम लोग फूड कंज्यूम कर रहे हैं, अल्टीमेटली वो कहां से आ रहा है? वो सॉइल से ही आ रहा है। कहां से? सॉइल से कैसे आ रहा है? आप कह सकते हैं कि भाई वो तो प्लांट से आ रहा है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन प्लांट कहां पर है? प्लांट कहां ग्रो कर रहा है? प्लांट कैसे ग्रो कर रहा है? क्या ये बिना सॉइल के पॉसिबल है? नहीं, राइट। तो होता क्या है बच्चों, जो सॉइल है, ठीक है, अगर हम सॉइल की बात करते हैं तो जो सॉइल का प्राइमरी जो फंक्शन है वो प्लांट को सपोर्ट करना। प्लांट को सपोर्ट करना किस फॉर्म में? एक तो सरफेस प्रोवाइड करना ताकि प्लांट उस पर ग्रो कर पाए। दूसरा, जो भी न्यूट्रिशन है, नरिशमेंट है, वो प्लांट कहां से लेता है? प्राइमरीली सॉइल से ही लेता है। तो अगर हम फंक्शन ऑफ सॉइल की बात करते हैं, अगर हम फंक्शन ऑफ सॉइल की बात करते हैं, फंक्शन ऑफ सॉइल अगर हम इसकी बात करते हैं तो बच्चों, पहला जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा? इट सपोर्ट्स प्लांट, ठीक है। इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, प्रोवाइड सपोर्ट टू दी प्लांट, ठीक है। सपोर्ट प्रोवाइड करना, चलिए ठीक है। एक बात हो गई कि हम प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करें ताकि प्लांट जो है वो सीधा खड़ा हो जाए, ठीक है, खड़ा होकर ग्रो करे। दूसरा क्या है? प्लांट की ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? न्यूट्रिशन, ठीक है। तो जो न्यूट्रिशन होता है वो कहां से मिलता है? वो भी सॉइल से मिलेगा। प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द प्लांट, ठीक है। ये भी बात समझ में आ गई कि प्लांट को क्या करता है? न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। प्लस जो प्लांट के लिए बहुत जरूरी है, वाटर। आखिर प्लांट वाटर कहां से लेता है? वो भी सॉइल ही प्रोवाइड करता है। ये बात आप समझ सकते हैं कि भले वाटर उसको ऊपर से मिल रहा हो इन फॉर्म ऑफ रेन, लेकिन सॉइल ही उस वाटर को एब्जॉर्ब करके रखता है और प्लांट अल्टीमेटली वाटर जो है वो सॉइल से एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और इसके साथ साथ में क्या होगा? न्यूट्रिशन, मतलब इसमें मिनरल्स भी इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा प्रोवाइड्स वाटर टू द प्लांट, ठीक है बच्चों। ये समझने की बात है। देखिए, सॉइल में खुद का तो वाटर नहीं है, लेकिन जो आप वाटर प्रोवाइड करते हैं या उसको जो रेनफॉल से मिलता है, सॉइल अपने में एब्जॉर्ब करके रखता है, ठीक है। फिर प्लांट जो है वो वाटर कहां से एब्जॉर्ब करते हैं? सॉइल से ही एब्जॉर्ब करेंगे। इसके अलावा प्लांट को हेल्प करने के अलावा और सॉइल काम क्या करता है? बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, बहुत सारे छोटे एनिमल्स हैं जो सॉइल में ही रहते हैं, जैसे अर्थवर्म हो गया, ठीक है, क्रिकेट हो गया, फ्रॉग हो गया, तो रैबिट हो गया, स्नेक हो गया। तो ये जितने भी एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं? सॉइल में ही रहते हैं। सॉइल जो है उनको क्या प्रोवाइड करती है? शेल्टर प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो यहां पर एक और लिख सकते हैं, सॉइल इज होम फॉर वेरियस एनिमल्स ऑब्लिक इंसेक्ट्स, ठीक है। ऑब्लिक माइक्रोब्स भी लिख देते हैं, ठीक। तो आप देख ही रहे हो कि बहुत सारे इंसेक्ट्स, माइक्रोब्स और एनिमल्स भी कहां पर रहते हैं? सॉइल में ही रहते हैं, ठीक है। तो सॉइल का फंक्शन क्या हो गया बच्चों? सॉइल का फंक्शन हो गया कि जो प्लांट है, प्लांट को सबसे पहले सरफेस प्रोवाइड करना ताकि प्लांट ग्रो कर पाए, इरेक्ट रहे और ग्रो कर पाए। ग्रो कैसे कर पाएगा? जब उसको न्यूट्रिशन और नरिशमेंट मिलेगा। वो भी कहां से मिल रहा है? वो भी सॉइल से मिल रहा है। नरिशमेंट का क्या मतलब हो गया? मिनरल्स हो गए, ठीक है। सारे मिनरल्स को वहीं से एब्जॉर्ब कर रहा है,
ठीक। इसके अलावा क्या होगा, जो सॉइल, जो प्लांट के लिए रिक्वायरमेंट है किसकी, वाटर की रिक्वायरमेंट है, वो भी कहां से फुलफिल हो रही है, वो भी फुलफिल हो रही है बाय सॉइल ओनली। इसके अलावा जो प्लांट है वो तो इतनी चीजों से काम चला लेगा, लेकिन जो और एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, माइक्रोब्स हैं, वो किस में रह रहे हैं, वो भी सॉइल में रह रहे हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है सॉइल का। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर सॉइल बनी कैसे है। अगर सॉइल देखते हैं कि सॉइल बनी कैसे है, ठीक है, तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सी एक्टिविटी आपको करनी होगी, बहुत ही सिंपल सी एक्टिविटी करनी होगी बच्चों, कि आपने क्या किया, आपके घर के बाहर गमला रखा होगा, ठीक है, उसमें से 1 चम्मच मिट्टी उठाइए और 1 गिलास पानी में आप उसको घोल दीजिए। ठीक, मिट्टी उठाई आपने 1 चम्मच और क्या किया, 1 गिलास पानी में आपने उसको घोल दिया। तो जब आप घोल देंगे तो क्या होगा, देखेंगे कि कुछ तो हैवियर पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जा रहे हैं, ठीक है, कुछ पार्टिकल अभी भी सस्पेंडेड है और कुछ पार्टिकल सरफेस पर क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, है ना। तो ये जो प्राइमरी आपको 3 टाइप मिल जाएगा, एक तो सेटल डाउन हो गया, एक सस्पेंडेड है और एक फ्लोट कर रहा है ना। तो जो सॉइल है बेसिकली ये बहुत सारी चीजों से मिल के बनी है, ठीक, जिसमें हैवियर पार्टिकल्स भी है, लाइटर पार्टिकल्स भी है और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी है। ठीक है, तो सॉइल का जो कंपोजिशन है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग है, लेकिन अगर इसको आप देखें तो ये मोर देन 1 कंपाउंड है, या ये बेसिकली एक मिक्सचर है, ठीक है, जिसमें कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो अपर मोस्ट लेयर बनाता है उसको बोलते हैं ह्यूमस, ठीक है। दूसरा क्या हो जाता है, जो सस्पेंडेड है, जो सस्पेंडेड है, येलो येलो कलर का जो हमें दिखता है उसको आप सिल्ट कह सकते हैं या क्ले कह सकते हैं, ठीक है, सिल्ट ऑब्लिक क्ले भी हो सकता है, ठीक है। और जो इसमें और भी अगर आप फाइनर पार्टिकल देखेंगे तो यहां पर सैंड भी आ जाएगा, ठीक है, और जो सेटल डाउन हो जाएगा वो थोड़े हैवियर पार्टिकल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो अब सवाल आया कि आखिर सॉइल कैसे बनती है। तो पहली चीज तो समझिए कि फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज अ वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस, बहुत ही लंबी प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि 2 दिन में सॉइल बन जाएगी, नहीं, सॉइल का फॉर्मेशन होता है, दैट इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। अब सॉइल बनती कैसे है, सॉइल का फॉर्मेशन प्राइमरीली होता है रॉक से, रॉक्स, ठीक है। और रॉक्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं बच्चों, ये आपको पता ही है कि जो सॉइल होता है रॉक्स, और रॉक्स कहां पर होते हैं, माउंटेन, ठीक। तो जो रॉक्स हैं, अब रॉक तो बहुत बड़ा रॉक है, ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसी रॉक को आप छोटा 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 और छोटा 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 तोड़ते जाइए, तब फाइनली बनेगा वो सॉइल। ठीक, कैसे होता है इसको देखते हैं कि भाई अगर रॉक्स हैं तो रॉक्स को जब आप छोटा छोटा तोड़ते हैं, या आप ना तोड़े, किसी भी फैक्टर से अगर रॉक और छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं वेदरिंग। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेदरिंग, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, ठीक है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स। तो वेदरिंग प्रोसेस क्या है कि जो बहुत बड़े बड़े रॉक्स है उसको सिंपलर या और छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने की जो प्रोसेस है उसको आप बोलते हैं वेदरिंग, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, ठीक है। अब ये जो वेदरिंग ऑफ रॉक्स है इसी को थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। जो वेदरिंग ऑफ रॉक्स है ये 2 तरीके से हो सकता है। वेदरिंग ऑफ रॉक्स है, इसको आप 2 मेजर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं वेदरिंग को। वेदरिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो जो फर्स्ट है, पहले हम इधर लिख देते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स, वेदरिंग ऑफ रॉक्स। तो वेदरिंग ऑफ रॉक्स एक तो हो सकता है फिजिकल, फिजिकल, ठीक है, और दूसरा हो सकता है बायोलॉजिकल। ठीक, तो यहां पर नाम से ही आपको पता लग जा रहा है। फिजिकल का क्या मतलब हो गया कि उसमें कोई भी लिविंग सब्सटेंस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। तो कोई जो वेदरिंग प्रोसेस है जो अपने आप से हो रही है, जिसमें कि किसी भी लिविंग सब्सटेंस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है,
ऐसी वेदरिंग प्रोसेस को आप बोलते हैं फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस। दूसरा हो जाएगा बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल का मतलब ही क्या हो गया? बायोलॉजिकल का मतलब हो गया जिसमें कोई ना कोई लिविंग सब्सटेंस का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। ठीक है। फिजिकल में भी अगर हम फैक्टर्स की बात करते हैं, अगर वेरियस फैक्टर्स विच आर इन्वॉल्व, तो सबसे पहले आप बात करते हैं विंड की। ठीक है, विंड। अब सवाल आता है कि भाई विंड जो है वो वेदरिंग कैसे करेगा? इसको आप समझिए, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। हमने आपको बताया कि मान लीजिए ये हमारा एक माउंटेन है, बहुत अच्छा सा एकदम माउंटेन मैंने बना दिया, और यहां पर एक पत्थर टिका हुआ है ताकि आपको समझ में आए। ओके, थोड़ा मुश्किल काम है लेकिन मान लीजिए वो टिका हुआ है। ठीक है, और ये एक छोटा सा पत्थर बड़ा सा पड़ा हुआ है। जब विंड वेलोसिटी बहुत तेज हुई तो क्या होगा? ये पत्थर गिर सकता है। जहां ये पत्थर गिरेगा वहां क्या होगा? वहां क्या होगा? तो आप तो ये इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको और सिंपल एग्जांपल बताता हूं। आप अपने छत पर जाइए, ठीक है, और एक ईटा लीजिए, ब्रिक। ठीक, छत के किनारे पर आइए और नीचे झांकिए कि कोई आ जा तो नहीं रहा है। जब कोई नहीं आ जा रहा हो, सड़क खाली हो, आप ईटा वो नीचे फेंक दीजिए। ठीक है, और फिर भाग के आइए नीचे देखने के लिए कि क्या हुआ। तो आप देखेंगे बच्चों कि जहां पर ब्रिक ने, ये रोड पर ब्रिक ने जहां पर इंपैक्ट किया था वहां पर आपको उसका मार्क दिखेगा, पहली बात। और जो पूरा का पूरा ब्रिक था वो छोटे छोटे, कुछ बड़े पीसेस, कुछ छोटे, कुछ और छोटे, कुछ और छोटे पीसेस में टूट गया होगा। और जहां पर उसका मार्क होगा, अगर आप उसको उठा के देखेंगे तो बहुत ही फाइन पार्टिकल्स में वो कन्वर्ट हो चुका होगा। सेम चीज यहां पर भी है। जब बड़ा पत्थर जहां गिरेगा, जहां पर वो गिरेगा वहां पर तो आसपास का पत्थर चूरा बन गया होगा। ठीक है, प्लस ये इस पत्थर का भी पार्ट छोटा हुआ होगा, इस पत्थर का भी कुछ टुकड़ा टूटा होगा। तो ये जो प्रोसेस है विंड ड्रिवन, अगर वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी तो ये पत्थर एक जगह से दूसरी जगह गिर सकते हैं। जब गिरेंगे तो क्या होगा? फिजिकल वेदरिंग होगी। वेदरिंग का मतलब हो गया बड़े पार्ट से छोटे और छोटे और छोटे में कन्वर्ट होना, है ना। तो आपने जो ब्रिक फेंका, पूरा का पूरा एक ब्रिक था, नीचे गिरा तो पहले एक बड़ा टुकड़ा बना, एक छोटा टुकड़ा बना, एक और छोटा टुकड़ा बना, और जहां पर इंपैक्ट किया था वहां पर तो बिल्कुल पाउडर ही बन गया, है कि नहीं। तो ये जो वेदरिंग प्रोसेस है, एक पहला एग्जांपल हो जाएगा कि हाँ, विंड से ये वेदरिंग हो सकती है। ठीक है, बहुत तेज तेज हवाएं चलती है तो पत्थर एक दूसरे पर गिर सकते हैं, जिसकी वजह से वो और छोटे छोटे पार्ट्स में टूट सकते हैं। दूसरा क्या है? वाटर। दूसरा क्या है? वाटर। अब सवाल आता है कि भाई वाटर से कैसे वेदरिंग हो सकती है ना। आप सिंपल बात समझो बच्चों, आप लोगों ने शायद ये कभी नोटिस भी किया हो कि आपकी छत पे जो पाइप है जहां से रेन वाटर जो है वो नीचे गिरता है, कुछ लोगों की छत पे होगा, जहां वो नीचे गिर रहा है वहां पर कभी कभार आप लोगों ने गड्ढे देखे होंगे। ठीक है, तो लोग उस पर ईंटें रख देते हैं ताकि जमीन ना बहने लगे। ठीक, तो ईंटे पर भी वो गिरते गिरते क्या करता है? ईंटा को भी थोड़ा सा गड्ढा कर देता है। इसका आप और दूसरा एग्जांपल देखिए, कभी आप पहाड़ों पर जाइए बच्चों, तो वहां पर जो रॉक्स हैं वो बड़े स्मूथ होते हैं, बड़े चिकने होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वो कंटिन्यूअसली उस पर से वाटर फ्लो होता है तो जो उसकी एजेस होती हैं, जो पत्थर की एजेस होती हैं, वो वाटर के फ्रिक्शन की वजह से धीरे धीरे करके क्या हो जाती है? डिसॉल्व होती चली जाती है। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, जो आप रोड बनता है पत्थर से, उस पत्थर को अगर आप छुएंगे तो उसकी एजेस बहुत ही शार्प होती हैं। लेकिन आप कभी भी पहाड़ों पर जाइए, पहाड़ी नदियां जो होती है, आप पत्थर उठा के देखिए, वो बहुत ही सर्कुलर होती है, एकदम स्मूथ होता है। रीजन यही है कि जब पानी उसके ऊपर से बहुत तेजी से निकलता है तो उसकी एजेस को वो हटाता जाता है। तो एजेस हट के जा कहां रही है? अगर मान लीजिए हमारे पास में ये एक पत्थर है जिसका कि एजेस बहुत शार्प है और पानी हम इसके ऊपर फ्लो करा रहे हैं, तो अल्टीमेटली ये थोड़ा सा ऐसे शेप में हो गया। तो ये जो एजेस हैं ये गई कहां? ये वाटर में ही तो डिसॉल्व होंगी, और वाटर में जब डिसॉल्व होंगी तो कहीं ना कहीं सेटल डाउन होंगी। जहां जहां सेटल डाउन होंगी तो हुआ क्या? इस बड़े पत्थर से छोटे छोटे पीसेस बने कि नहीं बने? तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? वेदरिंग का एग्जाम्पल है कि नहीं? ये पॉइंट समझ में आया बच्चों? इसके अलावा आप लोग देखते हैं टेम्परेचर। अब सवाल आता है कि टेम्परेचर ये कैसे वेदरिंग में पार्टिसिपेट करेगा? बच्चों आप ये जानते ही हैं कि जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो जो भी सब्सटेंसेस होते हैं वो थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं, और जब टेम्परेचर कम होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो
अगर ये जब एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इट मे बी पॉसिबल जो बहुत बड़े बड़े पहाड़ है उसमें थोड़े थोड़े क्रैक्स आ जाए। पॉसिबल है कि नहीं है? उसमें पॉसिबल है कि उसमें क्रैक्स आ जाए, और जब ये क्रैक्स आएंगे तो पत्थर का टूटना आसान हो जाएगा। जब पत्थर आसानी से टूट जाएगा तो जहां गिरेगा फिर से वही प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो टेम्परेचर के ड्रास्टिक चेंज की वजह से जो पत्थर है उसमें कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होंगे तो दरारें पड़ेंगी। जब दरारें पड़ेंगी तो वहां से पत्थर का टूटना बहुत ही आसान हो जाएगा, है ना? क्या ये पॉइंट समझ में आया? तो टेम्परेचर भी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन वेदरिंग। देखिए अभी तक जितने भी आपने पढ़े, विंड हो गया, वाटर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सब नॉन लिविंग है, ठीक है। इसके अलावा यहीं पर हम लोग एक और पढ़ लेते हैं, केमिकल वेदरिंग। केमिकल, अब ये केमिकल वेदरिंग क्या है भाई, इसको आप समझिए। केमिकल वेदरिंग क्या है? केमिकल वेदरिंग का मतलब है बच्चों, एसिड रेन आपने तो पढ़ाई है, राइट, कि जब हमारे पास एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं, ठीक है, वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगी तो वो डाइल्यूट एसिड बना लेती हैं, ठीक। अब यही एसिड जब पत्थर पर गिर रहा है, पत्थर है क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। तो मान लीजिए हम एक एग्जांपल आपको करके दिखाते हैं या बना के दिखाते हैं। ये हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? ये हमारे पास पत्थर है और एसिड रेन के साथ मान लीजिए हमारे पास H2SO4 आ गया। H2SO4 आया तो ये रिएक्ट करके क्या बना लेगा? CaSO4 बना लेगा, प्लस क्या बना लेगा? प्लस CaSO4 प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। H2CO3 बनना चाहिए जो कि इवेंचुअली इसमें टूट जाता है, ठीक। तो हो क्या रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट था वो दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया। तो कैल्शियम कार्बोनेट थोड़ा थोड़ा घुलता जाएगा ना, घुल रहा है मतलब कहीं तो डिसॉल्व होके जा रहा है, फिर कहीं सेटल डाउन होगा, मतलब वो जो पत्थर था और छोटे छोटे पार्ट्स में टूटता चला जाएगा। तो ये भी किसका पार्ट हो जाएगा? फिजिकल वेदरिंग का। तो फिजिकल वेदरिंग में अभी तक आपने देखा कि कहीं भी लिविंग सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक। अब बात करते हैं जरा बायोलॉजिकल वेदरिंग की बात करते हैं। बायोलॉजिकल वेदरिंग, तो बायोलॉजिकल वेदरिंग में जैसे मान लीजिए सबसे सिंपल एग्जांपल तो ये है कि प्लांट्स हेल्प करते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग में। प्लांट्स जो, तो चाहे प्लांट्स हो चाहे ग्रासेस हो, दोनों को एक साथ ही मानते हैं। आप लोगों ने बच्चों बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारी दीवारें हैं, वॉल्स पर पेड़ उगाते हैं, देखा होगा आप लोगों ने। फिर रूट्स उनकी क्या होती है? वाटर के सर्च में दीवारों में दरार क्रिएट करना शुरू करती हैं, रूट्स नीचे जाना शुरू करती हैं और जो दीवारें होती है उसमें क्रैक्स आना शुरू होते हैं, है ना। तो ऐसा ही पहाड़ों पर भी आप मान सकते हैं, भाई पेड़ उग रहे हैं तो उनकी रूट्स वाटर को सर्च करने के लिए डीप और डीप और डीप पेनिट्रेट करती चली जाएंगी। एज ए रिजल्ट क्या होगा भाई? ये हमारे पास, फिर से इसी रॉक को ले लेते हैं, ये पहाड़ ले लीजिए अब आप, ठीक है। ये हमारे पास माउंटेन है, ठीक, बड़ा ऐसा ही हम लोग माउंटेन बनाते हैं, राइट। तो मान लीजिए ये हमारे पास एक प्लांट है, तो उसकी जो रूट्स डीप अंदर जाएंगे तो होगा क्या? यहाँ पर क्रैक्स डेवलप होंगे और ये छोटे छोटे पीसेज में टूटना शुरू हो जाएगा। तो रूट्स जो है वो फैसिलिटेट करती हैं कि पेनिट्रेट हो जाए, और जब वो पेनिट्रेट होना शुरू होती हैं तो जो आसपास का जो रॉक है या जो पत्थर है वो धीरे धीरे करके हटना शुरू होगा या छोटे पीसेस में कन्वर्ट होना शुरू होगा। तो ये भी क्या है? ये भी वेदरिंग है, क्योंकि इसमें बायोलॉजिकल सिस्टम मतलब प्लांट्स या ग्रासेस इन्वॉल्व हो रही हैं। उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में इसको हम लोग बोलेंगे बायोलॉजिकल वेदरिंग, ठीक है। इसके अलावा अगर आप एक चीज और सेगमेंट देखें, माइक्रोब्स, ठीक है, माइक्रोब्स भी हेल्प करते हैं वेदरिंग में, ठीक है। लिथोट्रॉप्स, ये टर्म अभी पढ़ेंगे आप कभी आगे। तो वो माइक्रोब्स क्या करते हैं? माइक्रोब्स मिनरल्स को ढूंढने के लिए क्या करते हैं? पत्थर को भी डिसॉल्व कर सकते हैं। तो माइक्रोबियल लीचिंग कराते हैं, जो ये पत्थर्स होते हैं, पत्थर्स नहीं मतलब जो स्टोन्स होते हैं उसमें से मिनरल्स एब्जॉर्ब करने के लिए वो पत्थर को भी डिसॉल्व कर सकते हैं। एक छोटा सा हम एग्जांपल आपको बच्चों बताते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि दीवार पर कभी कभी काई लग जाती है, ग्रीन ग्रीन कलर की एल्गी लग जाती है, राइट। अगर आप उसको कुछ दिन तक छोड़ दें तो होता क्या कि जो आपका प्लास्टर बहुत ही स्मूथ था, जब आप उस एल्गी को हटाएंगे तो वहां पर रफ सरफेसेस आ जाएंगे, रफनेस आ जाएगी। तो रफनेस क्यों आ रही है? क्योंकि उस माइक्रोब तो नहीं कहेंगे एल्गी को, उस एल्गी ने क्या किया? उस सरफेस को वहां से डिसॉल्व कर दिया।
तो ये प्रोसेस नेचुरल प्रोसेस है और ये होता चला जाएगा। एक और एग्जांपल देते हैं मनी प्लांट का, ठीक है। मनी प्लांट अगर आप ग्रो कराइए तो उसकी जो रूट्स होती है वो भी दीवार पर चिपकती चलती हैं। तो जहां पर वो रूट्स चिपक गई हैं, जब रूट्स को आप हटाओगे तो उतनी दूर हल्का सा डिप्रेशन आ जाता है, डेंट जैसा आ जाता है। तो ये क्यों आ रहा है? क्योंकि रूट्स जो है कुछ तो ऐसे सब्सटेंसेस सिक्रीट कर रही हैं ताकि आसपास का प्लास्टर भी क्या हो जा रहा है, डिसॉल्व हो जा रहा है कि नहीं। तो यही जो प्रोसेस है वो आ जाएगा किसमें, बायोलॉजिकल में। इसके अलावा जो भी हायर एनिमल्स है, चाहे लिविंग बींग्स हैं, जैसे आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि पहाड़ों पर भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, बकरियां हैं, इस तरीके के एनिमल्स रह रहे हैं। तो बकरियां पहाड़ पर चल रही हैं, किसी पत्थर पर उनका पैर पड़ा, पत्थर लुढ़कता हुआ नीचे आ गया, प्रोसेस फिर से वही शुरू हो गई। तो ये भी क्या है, बायोलॉजिकल वेदरिंग का ही एग्जाम्पल है। और बच्चों, वेदरिंग जो है इट इज एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में पत्थर बन के टूट के कन्वर्ट हो गया, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। वेदरिंग इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, ठीक है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसीलिए सॉइल बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ये पत्थर टूट रहा है, टूट रहा है, टूट रहा है, फिर कहीं जाकर ये बनेगा। ठीक है बच्चों।